हाय दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, ठीक है। करंट अफेयर्स घटना 2019 का चौथा लेक्चर है उसमें, और इसमें हम इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट्स देखेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम के तहत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मसूद अजहर वैश्विक आतंकी घोषित। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्प 1267 1999 के आधार पर पाकिस्तानी चरमपंथी एवं जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मोहम्मद मसूद अजहर अलवी को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया, ठीक है। क्या है, जो मसूद अजहर है वो भारत में तमाम आतंकी जो गतिविधियाँ हुई हैं उसके तहत वो आतंकी गुनहगार साबित हुआ है। जैसे उरी अटैक हुआ 2016 में, ठीक है। संसद पर अटैक हुआ 2001 में, पठानकोट पर अटैक हुआ 2016 में, और उसके बाद में फिर अभी पुलवामा में जो अटैक हुआ 2019 में, ठीक है। तो इन तमाम गतिविधियों में उसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से हाथ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उसको जो है आतंकी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे न्यूज़ पर देखते हैं हम लोग। यूएसए संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि से बाहर होने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडियाना पोलिस में आयोजित नेशनल राइफल एसोसिएशन के कन्वेंशन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि अर्थात UNATT से बाहर होने की घोषणा की, ठीक है। इस संधि पर ओबामा प्रशासन ने वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किया था, परंतु यूएसए की सीनेट ने अभी तक इसे अनुसमर्थित नहीं किया था, ठीक है। और अब तो बाहर ही हो गया है, तो इसको याद रखना, ठीक है। UNATT। वर्तमान में रूस एवं चीन सहित 63 देश इस संधि से बाहर हैं, जिससे UNATT के मुख्य उद्देश्य अर्थात हथियारों का गैर जिम्मेदाराना हस्तांतरण एवं हथियार व्यापार का विनियमन पूर्ण नहीं हो सकते हैं। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र शस्त्र व्यापार संधि दिसंबर 2014 में लागू हुई थी। वर्तमान में विश्व के 130 देश इसके हस्ताक्षरकर्ता एवं 101 देश पक्षकार हैं। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका तो बाहर हो गया, क्या भारत भी इसका सदस्य है या नहीं? तो भारत भी इसका सदस्य नहीं है, ठीक है। 1 मई 2019 को ब्रिटेन की संसद ने परमाणु और जलवायु परिवर्तन को लेकर जलवायु आपातकाल घोषित की, ठीक है। ऐसा करने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बन गया है। क्या करने वाला? जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का प्रथम देश ब्रिटेन बन गया है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत मतलब समझ लो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उल्लेखनीय है कि जलवायु आपातकाल घोषित करने की मांग पर्यावरणीय मामलों से संबंधित समूह एक्सटिंक्शन रेबेलियन द्वारा की जा रही थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 25 से 26 जनवरी 2019 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। 26 जनवरी 2019 को दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा 17वें भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इस पॉइंट को क्यों शामिल किया? क्योंकि वो 17वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने या हमारी गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित किया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो जो उनका प्लान था वो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में इनको जो है इनवाइट किया गया और इन्होंने हमारे जो इनविटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो 17वें भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर मुख्य अतिथि कौन थे? सिरिल रामाफोसा, और वो कौन है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ज्ञातव्य है कि वह 1995 में तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद से, ठीक है, बाद श्री रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रपति हैं जो भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि थे, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 18 अप्रैल को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, जो कि गैर सरकारी संगठन अर्थात NGO है, उसके द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में 180 देशों ने, ठीक है, भाग लिया या शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि यह सूचकांक वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2019 में लगातार तीसरे वर्ष नार्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जो शीर्ष 5 देश हैं उसमें नार्वे प्रथम, फिनलैंड सेकेंड, स्वीडन थर्ड, नीदरलैंड फोर्थ एंड डेनमार्क 5th पोजीशन पर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत की स्थिति देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2019 में भारत 140वें स्थान पर रहा।
कितने स्थान पर रहा? 140वें स्थान पर, जबकि ये 2018 में 138वें स्थान पर था। अर्थात भारत की जो सिचुएशन है वो उसका रैंकिंग है वो 2 पॉइंट कम हुई है। अर्थात पहले 138 पर था और अब 140 पर हो गया। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं रही है, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2019 संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क ने जो है वो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को जारी किया, ठीक है, जो कि ये 7वीं रिपोर्ट थी। इसमें 156 देशों ने भाग लिया गया, 156 देशों को शामिल किया गया, ठीक है। फिनलैंड जो है सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। इस सूची में सबसे दुखी देश दक्षिण सूडान रहा। ये कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी सूडान जो देश है वो विश्व का सबसे दुखी देश था, जबकि सबसे खुशी या प्रसन्न देश फिनलैंड था। उल्लेखनीय है कि शीर्ष 10 देशों में कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है, अर्थात एशिया महाद्वीप का कोई भी देश टॉप 10 में नहीं शामिल है। गत वर्ष की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका की रैंकिंग में 1 स्थान की गिरावट हुई है। भारत की दृष्टि से यह रिपोर्ट संतोषजनक नहीं कही जा सकती है, क्योंकि रैंकिंग में भारत विगत वर्ष अर्थात पिछले वर्ष 133वें स्थान की तुलना में इस वर्ष 7 स्थान की गिरावट के साथ 140वें स्थान पर आ गया है। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? 140 है, जबकि वही 2018 में 133वीं थी, ठीक है। क्योंकि आजकल रिपोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आप लोग को बहुत बारीकी से याद रखना है, ठीक है। सबसे खुशी प्रसन्न देश कौन था? फिनलैंड था। सबसे दुखी देश दक्षिणी सूडान, ठीक है। और इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7 पॉइंट जो है वो कम हुआ है और वो 133 से 140वें पर हो गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 5 मार्च 2019 को IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2018 जारी की गई, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में गुरुग्राम अर्थात हरियाणा का गुरुग्राम भारत का विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा, ठीक है। क्या? वर्ल्ड पॉल्यूटेड सिटी थी। कौन? गुरुग्राम। यानी मतलब भारत की जो स्थिति है इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत बदतर है, ठीक है। शेष जो 10 कंट्री है उसमें 10 जो प्लेसेस हैं उनको कौन कौन से हैं? गुरुग्राम भारत, गाजियाबाद भारत, फैसलाबाद पाकिस्तान, फरीदाबाद भारत, भिवाड़ी भारत, नोएडा भारत, पटना भारत, होतन चीन, लखनऊ भारत, लाहौर पाकिस्तान। अर्थात टॉप 10 में लगभग 7 जो स्थान है वो भारत के हैं। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन अर्थात OIC का 46वां सम्मेलन ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? UAE में किया गया, ठीक है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में। इस सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था वो क्या था? 50 ईयर्स ऑफ इंट्रा इस्लामिक कोऑपरेशन, अ रोड मैप टू प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सम्मानित अतिथि या गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इस सम्मेलन में प्रतिभाग किया। गौरतलब है कि भारत को इस परिषद की बैठक में आमंत्रित किए जाने के कारण संगठन के सदस्य पाकिस्तान ने इसका बहिष्कार किया, ठीक है, बॉयकॉट किया। क्यों? क्योंकि उसी समय 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक होता है और इंडिया उस पर स्ट्रिक्ट मतलब एक्शन लेता है, ठीक है। और उसके तहत बालाकोट में एयर स्ट्राइक होती है 26 फरवरी को, जिसके बाद में जो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत टेंस हो जाती है, ठीक है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है। और उसी समय 1 से 3 मार्च के बीच में इस जो सम्मेलन था इसको आयोजित किया जाना था, ठीक है, 1 से 2 मार्च के बीच में। तो इसलिए पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई भारतीय मंत्री जो है वो इस सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहा था, ठीक है। उल्लेखनीय कि वो 2019 में OIC अपनी स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस्लामिक सहयोग संगठन 1969 में रबात मोरक्को में हुए 24 मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। वर्तमान में इसके 57 सदस्य हैं। इस संगठन का मुख्यालय जद्दा सऊदी अरब में है। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। फरवरी 2019 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में सब बनाए रखने का कारण उसका लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद, जमात-उद-दावा, हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के वित्त पोषण
पर सही तरीके से लगाम लगाने में नाकामयाब रहना है। गौरतलब है कि पाकिस्तान पहले भी आतंकवाद को मिलने वाली आर्थिक मदद और वित्त पोषण को रोक पाने में विफल रहा है, ठीक है, जिसके कारण वह 2012 से 15 तक ग्रे लिस्ट में शामिल था और इसे अब पुनः शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और भारत की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए, ठीक है। उसके अगर ऐसा हो जाता है तो जो पाकिस्तान को फंडिंग मिलती है पूर्णतया प्रतिबंधित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किया गया, ठीक है। ये कौन सा संस्करण था? ये 7th उनका जो है वो संस्करण था। गौरतलब है कि सूचकांक में विश्व की 50 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्लोबल जीडीपी में 90% का योगदान करती हैं। इस सूचकांक में 45 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 50 देशों में बौद्धिक संपदा संरचना का मूल्यांकन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत पिछले सूचकांक अर्थात वर्ष 2018 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करते हुए 44वें स्थान से 8 स्थानों की छलांग लगाकर 36वें स्थान पर पहुँच गया है, ठीक है। किसमें? वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के 8 स्थानों का सुधार किया है, ठीक है। पहले 2018 में 44वें पर था जबकि अब 36वें पहुंच गया है। ध्यातव्य है कि पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2000 का प्रकाशन वर्ष 2012 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। रियो डी जेनेरियो वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की पहली वैश्विक राजधानी 18 जनवरी 2019 को यूनेस्को और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो को वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। गौरतलब है कि वास्तुकला की पहली वैश्विक राजधानी के रूप में रियो डी जेनेरियो ऑल द वर्ल्ड्स जस्ट वन वर्ल्ड विषय के अंतर्गत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में रियो डी जेनेरियो सतत विकास के 11वें लक्ष्य को बढ़ावा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 9 जनवरी 2019 को ब्रिटेन की संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018 जारी किया गया। इस सूचकांक में विश्व भर के 165 स्वतंत्र देशों एवं 2 क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सूचकांक में शामिल देशों को 4 श्रेणियों जैसे फुल डेमोक्रेसीज, फ्लॉड डेमोक्रेसीज, हाइब्रिड रेजाइम्स या अथॉरिटेरियन रेजाइम्स में बांटा गया है। सूचकांक में प्रथम 5 स्थानों पर स्थित देश क्रमशः नॉर्वे, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका 25वीं रैंक को 7.96 स्कोर के साथ त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण मीन्स फ्लॉड डेमोक्रेसीज। उल्लेखनीय कि सूचकांक में भारत में शामिल 167 देशों के क्षेत्रों की सूची में भारत 7.23 स्कोर के साथ 41वें स्थान पर है। भारत के सूचकांक की 4 श्रेणियों में से त्रुटिपूर्ण या फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंतर्गत रखा गया, अर्थात जो भारत है और अमेरिका है उसको एक ही श्रेणी में रखा गया। फ्लॉड डेमोक्रेसीज में ही दोनों देशों को रखा गया है, ठीक है। 12 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की सदस्यता होते हुए हेतु हुए निर्वाचन में भारत ने सर्वाधिक मतों के साथ विजयी प्राप्त की। गौरतलब है कि निर्वाचन में भारत को 188 मत मिले जो इस वर्ष चुने गए सभी 18 देशों में सर्वाधिक थे। भारत का 3 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। परिषद के 3 वर्ष के कार्यकाल की सदस्यता हेतु एशिया प्रशांत क्षेत्र से 5 सदस्य जैसे भारत, बांग्लादेश, बहरीन, फिजी और फिलीपींस का चुनाव हुआ है। 4 अक्टूबर 2018 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद इस संस्था के 21 सदस्य देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर दिल्ली घोषणा की स्वीकृति प्रदान की, अर्थात दिल्ली डिक्लेरेशन। ग्रेटर नोएडा में स्वीकृत दिल्ली घोषणा का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ ही एक सामान्य नवीकरणीय ऊर्जा एजेंडा के विकास और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। दिल्ली घोषणा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के मध्य सहयोग एवं समन्वय पर भी जोर देती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि में सहयोग पर चांगशा घोषणा पत्र। हाल ही में हुनान प्रांत जो कि चीन में स्थित है, कृषि में वैश्विक दक्षिण सहयोग पर मंत्रिस्तरीय फोरम अर्थात मिनिस्ट्रियल फोरम ऑन ग्लोबल साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर का आयोजन किया गया। इस फोरम का आयोजन चीन के ग्रामीण एवं कृषि मामलों के मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया गया।
इस फोरम का केंद्रीय विषय 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर था। ठीक है, इस फोरम के दौरान विश्व के 26 देशों में 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा कृषि में वैश्विक दक्षिण दक्षिण सहयोग पर चांगसा घोषणा पत्र जारी किया गया या अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसको याद रखना कि कृषि में सहयोग पर चांगसा घोषणा पत्र ये किससे रिलेटेड है और ये कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, जापान IWC की सदस्यता का त्याग। 26 दिसंबर 2018 को जापान ने अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग से अपने आप को अलग करने की घोषणा की। गौरतलब है कि अब जापान 30 वर्षों से भी अधिक समय के उपरांत अपने जलीय क्षेत्र में व्यावसायिक व्हेलिंग को पुनः जुलाई 2019 से प्रारंभ करेगा। व्यावसायिक व्हेलिंग अर्थात व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु व्हेल का शिकार केवल जापान के क्षेत्रीय जल तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। जापान अंटार्कटिक महासागर एवं दक्षिणी गोलार्ध में व्हेल का शिकार नहीं करेगा। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 1981 से अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग का सदस्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जापान का स्टेटमेंट देकर कि किस देश ने हाल ही में IWC की सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है तथा क्या भारत IWC का सदस्य है या नहीं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019। 10 दिसंबर 2018 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 काटोविस अर्थात पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। ठीक है, इसका ये जो सूचकांक है वो जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 76.28 अंकों के साथ स्वीडन शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, जबकि जो और 3 सूचकांक थे वो किसी को नहीं दिए गए, अर्थात जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ था वो किसी को नहीं दिया गया और जो 5th पोजीशन था उसको मोरक्को को प्रदान किया गया। चूँकि 3 स्थान गैप था तो इसलिए मोरक्को को 2nd पोजीशन मिली, ऐसा कहा जा सकता है। विश्व के 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों जैसे चीन एवं अमेरिका का स्थान जो है वो 33वां एवं 59वां क्रमशः रहा। सूचकांक में सबसे नीचे सऊदी अरब रहा। ठीक है, और भारत की जो पोजीशन थी वो 11th थी। उल्लेखनीय कि वो 2018 के सूचकांक में भारत का 14वां स्थान था, अर्थात भारत ने 2018 की तुलना में 2019 के जो रिपोर्ट आई है उसमें 3 स्थान के उछाल लगाया है। यानी जलवायु परिवर्तन के जो क्षेत्र में इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कतर ओपेक से बाहर। 3 दिसंबर 2018 को कतर ने तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की। गौरतलब है कि यह घोषणा 6 दिसंबर 2018 को वियना में आयोजित ओपेक कॉन्फ्रेंस की 175वीं बैठक से ठीक पहले की गई। ठीक है, इस तरह यह बैठक कतर की इस संगठन के सदस्य के रूप में आखिरी बैठक थी। इस तरह ओपेक कानून के अनुच्छेद 8 के तहत 1 जनवरी 2019 कतर ओपेक का सदस्य नहीं है। कतर के ऊर्जा मंत्री, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। गौरतलब है कि 15 सदस्यीय ओपेक संगठन कतर के सदस्यता छोड़ने के बाद अब 14 सदस्यीय है। में सर्वाधिक तेल उत्पादक करने वाले देशों की सूची में कतर 11वें स्थान पर है। कतर ने इस संगठन की सदस्यता वर्ष 1961 में प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित हुआ इस वर्ष? कैटोविस। ये कहाँ है? पोलैंड में है। ठीक है, इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पर्यावरण मंत्री जो थे वो के सचिव, पर्यावरण मंत्रालय के जो सचिव थे वहाँ के माइकल कोर्तिक थे। जबकि भारतीय प्रतिनिधि जो मंडल था उसका नेतृत्व डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। उल्लेखनीय कि सम्मेलन को क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक का 14वां सत्र तथा पेरिस समझौते के पक्षकारों के सम्मेलन के पहले सत्र का 3रा भाग की संज्ञा भी दी जाती है। COP24 मुख्यतः पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन पर केंद्रित था। इसे कार्यान्वयन पैकेज या कैटोविस रूल्स भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि यह तीसरा अवसर है जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन पोलैंड में किया गया। इसके पूर्व 2008 और 2013 में भी किया गया था। उल्लेखनीय COP25 का आयोजन चिली में किया जाएगा। ये दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि PCS 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि जो COP21 है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें चूँकि जलवायु परिवर्तन का जो COP21 सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था उसने स्थान दे रखा था और आपको सही बताना कि COP21 किससे संबंधित है। तो ऐसे यहाँ COP24 भी
मैं इसको याद रखना, चूँकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है और आजकल का जो ये हॉट टॉपिक बन चुका है पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2018 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2018 के मध्य ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की जो राजधानी है में विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। यह जो सम्मेलन है इसका जो है 13वां शिखर सम्मेलन था। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। वैसे अगर देखा जाए तो 13 शिखर सम्मेलन था, लेकिन ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आयोजित होने वाला पहला शिखर सम्मेलन था। 13वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मारिसियो मैक्री ने की। इस शिखर सम्मेलन का विषय निष्पक्ष और सतत विकास के लिए आम सहमति का निर्माण था। ज्ञातव्य है कि समूह का वर्ष का गठन वर्ष 1999 में हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया तथा भगोड़े आर्थिक अपराधियों से प्रभावी रूप से निपटने हेतु 9 बिंदुओं का एजेंडा प्रस्तुत किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री के शेरपा शक्तिकांत दास थे। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में G20 की मेजबानी भारत को प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 2019 और 2020 में है ये कहाँ होने वाला है। 2019 का जापान में होगा, जबकि 2020 का सऊदी अरब में होगा। और इंडिया में जो तय था वो 2021 में होने वाला था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने और 2022 में वो इटली को करना था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर इटली और भारत ने अदला बदली कर दी तथा भारत अपने 75वें वर्षगांठ के अवसर पर 2022 का इसका जो है सम्मेलन ऑर्गेनाइज करेगा या मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना। 4 सितंबर 2018 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में आरिफ अलवी पाकिस्तान के 13वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी जो तहरीक-ए-इंसाफ, जो कि जिसके जो मतलब प्रधानमंत्री इमरान खान है उसी पार्टी से, उनके ये समर्थित विजयी उम्मीदवार आरिफ अलवी हैं और ये 13वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये पीछे 2018 में भी क्वेश्चन आया था कि जो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है, इमरान खान है। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 13वें राष्ट्रपति कौन बनाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इन जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री ही ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का नाम अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन चूँकि न्यूज़ में है तो इसको याद रखना ज़रूरी है। आगे दोस्तों, भारत किम्बरले प्रक्रिया का अध्यक्ष 16 नवंबर 2018 को यूरोपीय संघ EU ने किम्बरले प्रक्रिया के अध्यक्ष भारत को सौंपी। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2019 से प्रारंभ हुआ। उल्लेखनीय है कि 12 से 16 नवंबर 2018 के मध्य किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना 2018 के पूर्ण सत्र का आयोजन ब्रसेल्स बेल्जियम में किया गया। ब्रसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, ध्यातव्य कि भारत KPS का संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इस प्रकार विगत वर्ष 2018 इसकी 15वीं वर्षगांठ थी। KPS का अगला सत्र भारत की अध्यक्षता में ही आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 2019 से 20 बोत्सवाना और रूसी संघ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ज्ञातव्य है कि किम्बरले प्रक्रिया क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण योजना है जो कच्चे एवं बगैर तराशे गए हीरो के व्यापार का विनियमन करती है। ठीक है, तो इसको याद रखना। 33वां आसियान शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया, सिंगापुर में आयोजित किया गया। ठीक है, इसके कितने सदस्य देश हैं, 10। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। बस हम लोगों को इतना ही याद रखना है कि इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, बाकी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2018 अक्टूबर 2018 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2018 जारी की गई। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 की तुलना में 5 स्थानों की छलांग लगाते हुए 98वें स्थान पायदान पर आ गया है। ठीक है, अर्थात 2017 में जो है वो किस पोजीशन पर था, 2017 में 63वें पोजीशन पर था। ठीक है, बाकी चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। भारत की रैंकिंग कितना, 58, इतना आपको याद रखना है। सितंबर 2018 के पहले सप्ताह में जापान के पश्चिमी तट पर खतरनाक जेबी तूफान का कहर आया। ठीक है, जिसकी जो स्पीड से 216 किलोमीटर पर आवर थी। जेबी तूफान की चपेट में जापान के 3 शहरों क्योटो, कोबे और ओसाका में जान माल के सर्वाधिक नुकसान हुआ। वर्ष 1993 में टाइफून नैन्सी के बाद जापान में आने वाला यह सबसे शक्तिशाली तूफान था। ओसाका की खाड़ी से कृत्रिम द्वीप पर बना कंसई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेबी तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जेबी तूफान, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसको भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 73वां अधिवेशन
इसका अधिवेशन कब हुआ? ये हुआ 18 सितंबर से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य। महासभा के 73वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? मारिया फर्नांडा एसपी नोवा ने, जो कि इक्वाडोर की विदेश मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री थी। 73 वर्षों के इतिहास में यह अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाली चौथी महिला है। साथ ही अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाली यह पहली लैटिन अमेरिकी महिला भी हैं। ठीक है, इसके पहले 3 महिलाएं कौन कौन हैं? विजय लक्ष्मी पंडित भारत की थी, वह 1949 में, एनजी ब्रुक्स लाइबेरिया के, वह 1969, तथा हया राशिद अल खलीफा बहरीन 2006 में। इस बैठक में नेल्सन मंडेला शांति शिखर सम्मेलन, इस बैठक को जो है नाम दिया गया, और जो इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था भाषण। ठीक है, इसको भी याद रखना। ग्लोबल 14 अगस्त 2018 को द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2018 जारी किया गया। ठीक है, इसके तहत विश्व के 140 शहरों का तुलनात्मक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 99.1 अंक के साथ वियना जो है वो शीर्ष पर रहा। वर्ष 2018 की इस सूची में भारत के 2 शहरों नई दिल्ली 112वां तथा मुंबई 117वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंडेक्स के अंतिम 3 स्थानों पर नाइजीरिया का लागोस 138वां, बांग्लादेश का ढाका 139वां तथा सीरिया का दमिश्क 140वें स्थान पर रहे हैं। 4 अगस्त 2018 में अमेरिकी की प्रसिद्ध पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा चौथी वार्षिक फॉर्च्यून चेंज द वर्ल्ड सूची 2018 जारी की गई। इस सूची में भारत के रिलायंस जियो को विश्व भर की दिग्गज कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, सूची में स्थान बनाने वाली 57 कंपनियां अपने व्यापारिक तरीकों से सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक बनी। भारत में सस्ती दूरसंचार सेवा प्रदान करने के कारण रिलायंस जियो को इस सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारत की एक अन्य कंपनी महिंद्रा एवं महिंद्रा को 23वां स्थान मिला है, जबकि जो प्रथम 3 स्थान पर है वो कौन है? रिलायंस जियो है, और मर्क जो है वो यूएसए की है। इंडोनेशिया में भूकंप ऑपरेशन समुद्र मैत्री, किसके द्वारा ये ऑपरेशन समुद्र मैत्री चला गया था? इंडिया द्वारा। ये जो आया था भूकंप, इसमें बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हुई, जिसमें 1600 से अधिक लोग मारे गए थे। भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया में राहत एवं बचाव कार्य हेतु भारत द्वारा ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया गया। ऑपरेशन समुद्र मैत्री के तहत भारतीय वायुसेना के 2 विमानों C-130J और C-17 के साथ भारतीय नौसेना के 3 पोत INS तीर, INS सुजाता और INS शार्दुल राहत और बचाव सामग्री के साथ 6 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पहुंचे। गौरतलब है कि प्रशांत महासागर के रिंग और फायर क्षेत्र में अवस्थित इंडोनेशिया प्राकृतिक आपदाओं के लिए बेहद संवेदनशील देश है। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र जो मैत्री किसने चलाया था? इंडिया ने। किसके लिए? इंडोनेशिया में जो भूकंप प्रभावित लोग थे उनके लिए राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के मध्य 2+2 वार्ता 6 सितंबर 2018 को भारत और अमेरिका के मध्य नई दिल्ली में प्रथम 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो क्या था? कोमकासा एग्रीमेंट था। इस समझौते के माध्यम से भारत की पहुंच अमेरिका की अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और तकनीकों तक सुनिश्चित हो सकेगी। ज्ञातव्य है कि कोमकासा समझौता कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट का संक्षिप्त रूप है। वास्तव में कोमकासा उन 4 बुनियादी समझौतों में से एक है जिन पर अमेरिकी और अपने साझेदारों एवं निकट सहयोगियों के साथ सशस्त्र सेनाओं के मध्य अंतर सक्रियता को बल देता है। इन 4 समझौतों से पहले जो है वो GSOMIA अर्थात जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिस पर भारत ने वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, दूसरा समझौता लेमोवा कब हुआ था? 2016 में। उसमें कौन था? अपने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर थे। ठीक है, ज्ञातव्य है कि 2002+2 वार्ता में भारत के विदेश मंत्री एवं रक्षा मंत्री तथा अमेरिका के राज्य सचिव एवं रक्षा सचिव भाग लेते हैं। 2+2 की रूपरेखा वर्ष 2017 में वाशिंगटन DC में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य हुई शिखर बैठक के दौरान बनी थी। नई दिल्ली में संपन्न हुई 2+2 वार्ता में भारत की ओर से विदेश मंत्री, ये तो हो ही गया, तथा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, जबकि अमेरिका की तरफ से राज्य सचिव माइकल पोम्पियो और रक्षा सचिव जेम्स मैटिस शामिल हुए थे। बिम्स्टेक का चौथा शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया? ये नेपाल में आयोजित किया गया। ठीक है, और भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेपाल में यह शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया था। ठीक है, और मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके तहत जो है काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया गया।
31 अगस्त 2018 को सम्मेलन के समापन अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता नेपाल के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना को सौंप दी। ठीक है। भारत AIDB का नया अध्यक्ष 3 अगस्त 2018 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में AIDB की 44वीं वार्षिक बैठक में भारत को 2 वर्ष के लिए इसके आम सभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। श्रीलंका को इसके उपाध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है। भारत ने अध्यक्ष पद पर ईरान का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, जिसका कार्यकाल इसी वर्ष समाप्त हो रहा है। ज्ञातव्य है कि AIDB एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का संक्षिप्त रूप है। AIDB का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में हुआ था। इसका सचिवालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? ये 10वां शिखर सम्मेलन था और 25 से 27 जुलाई 2018 के मध्य संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की जो मेजबानी है दक्षिण अफ्रीका ने किया। इसका जो मुख्य थीम था वो क्या था? अफ्रीका में ब्रिक्स चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्राध्यक्षों ने वैश्विक ज्वलंत मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, वैश्विक नियमन तथा व्यापार आदि पर चर्चा की तथा सर्वसम्मति से जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र को अपनाया। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान उभरते बाजारों और विकासशील देशों के मध्य ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच और दूसरे ब्रिक्स प्लस की मेजबानी का स्वागत भी किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 से 27 जुलाई 2018 के मध्य दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन अर्थात 2018 में प्रतिनिधित्व किया। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो 2019 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन 3 से 5 सितंबर 2017 के मध्य चीन के शियामेन शहर में हुआ था और इसके बाद पहले जो 2016 में कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक है। दिल्ली संवाद का 10वां संस्करण। दिल्ली संवाद भारत और आसियान देशों के मध्य राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा के लिए एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। राजनीति की शब्दावली में इसे ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी की संज्ञा दी जाती है। दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण का आयोजन 19 से 20 जुलाई 2018 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली संवाद या दिल्ली डायलॉग का आयोजन दिल्ली स्थित स्वायत्त नीति अनुसंधान संस्थान की साझेदारी में विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है। 19 जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका के बाहर निकलने की घोषणा की। ठीक है। यह पहला मौका है जब कोई देश अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही परिषद से बाहर निकल गया। अमेरिका द्वारा पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के शासनकाल में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का बहिष्कार किया गया था, जबकि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासनकाल में वर्ष 2009 में अमेरिका इस परिषद में शामिल हुआ था। 8 मई 2018 को फोर्ब्स पत्रिका द्वारा विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की नवीनतम सूची जारी की गई। यह इस सूची का 10वां संस्करण है। इस सूची में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव एवं चीनी राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2018 की सूची में 2 भारतीयों को स्थान प्राप्त हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 10 जुलाई 2018 को न्यूयॉर्क में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 जारी किया गया। यह 11वां संस्करण था। इसकी थीम थी नवाचार के साथ दुनिया को सक्रिय करना। ठीक है। इस सूचकांक में विश्व की 126 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई। सूचकांक 2018 में लगातार 8वें वर्ष स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 57वें स्थान पर रखा गया, जो कि 2017 में 60वें स्थान पर था। यदि क्षेत्रीय संदर्भ में देखा जाए तो भारत मध्य एवं दक्षिण एशिया में शीर्ष नवाचारी देश है। शंघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ये चीन में हुआ, किंगदाओ शहर में। ठीक है। आगे इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है और अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की। यह चौथा अवसर है जब चीन ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इसके पूर्व 2001 में पहला, 2006 में दूसरा तथा 2012 में तीसरी बार इसने अध्यक्षता की थी। इस सम्मेलन में भारत ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।
ध्यातव्य है कि एससीओ के 17वें शिखर सम्मेलन 2017 में इस संगठन की विस्तार प्रक्रिया के तहत भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य के देश के तौर पर दर्जा प्रदान किया गया था। भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के बाद इस संगठन की जो सदस्य संख्या वो बढ़कर 8 हो गई है। ठीक है, इसके अन्य सदस्य देशों में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान शामिल हैं। वर्तमान में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया पर्यवेक्षक देश हैं। वर्ष 2019 की एससीओ शिखर बैठक किर्गिस्तान में आयोजित होगी। G7 शिखर सम्मेलन 8 से 9 जून 2018 के मध्य आयोजित 44वें G शिखर सम्मेलन का जो मेज़बानी है वो कनाडा ने की। सम्मेलन का आयोजन चार्लेवोइक्स, क्यूबेक सिटी, कनाडा में हुआ। यह छठा अवसर है जब कनाडा ने इस सम्मेलन की मेज़बानी की है या अध्यक्षता की है। फ्रांस की सरकार व राजनीतिक समीक्षकों ने 44वें शिखर सम्मेलन को G7 के G6+1 सम्मेलन करार दिया गया है। G6+1 से अभिप्राय अमेरिका का अन्य सदस्य देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव से है। 44वें शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि लैंगिक समानता सलाहकार परिषद का गठन है। सलाहकार परिषद G7 के सदस्य देशों को महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मुद्दों पर परामर्श देने का कार्य करेगी। G7 के राष्ट्रों का जो 45वां शिखर सम्मेलन है वो फ्रांस में प्रस्तावित है। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि जो 45वां शिखर सम्मेलन है इसमें फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। ठीक है, तो जो शिखर सम्मेलन होगा 45वां, उसमें उम्मीद है कि मोदी जी भी पार्टिसिपेट करें। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 6 जून 2018 को IEP द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2018 जारी किया गया। यह सूचकांक का 12वां संस्करण है। 2018 के वैश्विक शांति सूचकांक का केंद्रीय जो विषय है वो है मेजरिंग पीस इन ए कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ठीक है, सूचकांक के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांति प्रिय या शांतिपूर्ण क्षेत्र है। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका जो है वो विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है और वो 2015 से लगातार अभी भी बना हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 के अनुसार 163 देशों में न्यूनतम स्कोर जो है वो आइसलैंड का है, अर्थात विश्व का सबसे सर्वाधिक शांतिमय ठीक है या पीसफुल जो कंट्री है वो कौन है? आइसलैंड है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 से लगातार आइसलैंड इस सूचकांक में सर्वोच्च स्थान पर है। सीरिया सर्वाधिक अशांति वाला देश है। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत को 163 देशों की सूची में 136वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 137वां स्थान प्राप्त हुआ था, अर्थात एक स्थान का जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। कोलंबिया नाटो में शामिल होने वाला प्रथम लैटिन अमेरिकी राष्ट्र। 31 मई 2018 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का जो है कोलंबिया ने साझा सुरक्षा चुनौतियों के विषय पर संवाद और सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रकार कोलंबिया नाटो में सम्मिलित होने वाला प्रथम लैटिन अमेरिकी राष्ट्र बन गया है। कोलंबिया नाटो में वैश्विक भागीदार के रूप में शामिल हुआ है, न कि पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। वैश्विक भागीदार देशों को नाटो की सैन्य कार्रवाई में भाग लेने की बाध्यता नहीं होती है, वहीं पूर्णकालिक सदस्य नाटो की सैन्य कार्रवाई में भाग लेते हैं। नाटो के अन्य वैश्विक भागीदारी राष्ट्र हैं अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। ठीक है, वर्तमान में जिसके पूर्णकालिक सदस्य हैं वो 28 हैं। चलिए आगे चलते हैं। 21 मई 2018 को भारत और रूस के पहले अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के सोची शहर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र सहित बहुपक्षीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, एससीओ, ब्रिक्स और G20 के माध्यम से मिलकर कार्य पर सहमति व्यक्त की। ठीक है, और चीन और भारत के मध्य जो पहला जो है वो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, वो भी कहाँ हुआ था? वुहान में हुआ था। वो कहाँ है? चीन में है। 16 से 20 मई 2018 के मध्य उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान सागर के कहर से लगभग 80 लोगों की मृत्यु हो गई। उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागर सोमालिया के इतिहास में आया सबसे ज़्यादा विनाशकारी चक्रवात था। 10 मई 2018 को 92 वर्षीय महाथिर मोहम्मद ने मलेशिया के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह विश्व में किसी भी निर्वाचित सरकार के प्रमुखों में सर्वाधिक उम्र दराज व्यक्ति हैं। वह मलेशिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बारिशन नेशनल गठबंधन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1957 में मलेशिया के स्वतंत्र होने के बाद से बारिशन नेशनल गठबंधन लगातार सत्ता से संबद्ध रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वर्तमान समय में किसी भी निर्वाचित सरकार के प्रमुखों में सर्वाधिक उम्र दराज कौन है?
महाथिर मोहम्मद हैं। और जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी जी भी मलेशिया में इनसे मिलने के लिए, इनको बधाई देने के लिए गए थे। ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 वैश्विक भुखमरी सूचकांक विश्व के विकासशील देशों में भुखमरी एवं कुपोषण की गणना एवं इसके तुलनात्मक अध्ययन हेतु बहुआयामी साधन है। 11 अक्टूबर 2018 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्टर हंगर हिल्फ द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018 जारी किया गया। यह सूचकांक का 13वां संस्करण है। भुखमरी सूचकांक 2018 की मुख्य जो थीम थी वो फोर्स्ड माइग्रेशन एंड हंगर। वर्ष 2018 में सूचकांक में शामिल सभी देशों का औसत जो स्कोर था वो 20.9 है। ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018 में भारत नाइजीरिया के साथ संयुक्त रूप से 103वें स्थान पर है। नाइजीरिया के साथ सोचो क्या स्थिति है। भारत का GHI स्कोर 31.1 है। सूचकांक में भारत को गंभीर वर्ग में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2017 में भारत जो है वो 100वें स्थान पर था, लेकिन इस बार कितने पर है? 103वें पर है। स्थान 3 जो स्थान है वो जो है वो भारत का गिरा है। ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 54 अर्थात कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन जो है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में हुआ। कब से हुआ? 19 और 20 अप्रैल 2018 के मध्य। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जो सम्मेलन की थीम थी वो क्या थी? टुवर्ड्स ए कॉमन फ्यूचर। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से महिलाओं के विरुद्ध विभेद के सभी रूपों की समाप्ति हेतु अभिसमय को पारित कराने एवं प्रभावी करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की गई। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की प्रमुख 26वीं बैठक वर्ष 2020 में रवांडा में तथा 27वीं बैठक वर्ष 2022 में समोआ में प्रस्तावित है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव और उसमें जो है व्लादिमीर पुतिन फिर से सत्ता में वापसी की है। ठीक है, तो इतना जान लो, बाकी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और हम अगले जो अपने लेक्चर में वैज्ञानिक परिदृश्य को लाएंगे और उसके बाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल एक है। फिर जो है वो हमारा जो करंट अफेयर्स घटना चक्र है 2019 का वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अधिक से अधिक हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़ें और इसको जो है अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो PDF है आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने जो अगले लेक्चर है उसमें मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।